सुधा, कोमल, वो में आवाज और पीपीटी दोनों क्लियर है अभी? यस, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था बेसिकली, यहाँ पे हम लोग बात ये करेंगे कि थियरी ऑफ यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि सर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ऑक्टाहेड्रल का चल रहा था। कहीं ना कहीं हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने देखा था, यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरे चैप्टर्स के अंदर ऑक्टाहेड्रल और हमें बेसिकली टेट्राहेड्रल के बारे में पढ़ना है। यानी कि ऑक्टाहेड्रल में जो डी ब्लॉक का एलिमेंट जो था बेसिकली 1 2 3, आपको भी पता है कि डी ब्लॉक के घर में बेसिकली कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो 5 ऑर्बिटल, यानी कि 5 घर होते हैं। एक ये पूरी फैमिली है डी ब्लॉक की फैमिली, इस टोटल 5 घर होते हैं। जब ये आपस में बेसिकली जब स्प्लिटिंग हो रही थी इनकी, ऊपर की तरफ चला जा रहा था और जो T2G था वो नीचे की तरफ जा रहा था। वो क्यों जा रहा था? क्योंकि ये 3 इन नंबर था और इसके अंदर रिपीट हो रहा था, वो बिल्कुल कम हो रहा था। वहीं अगर ईजी के बारे में बात किया जाए तो ईजी जो हमारा बच्चों, तो वो 2 इन नंबर था और इसके वजह से इसके अंदर रिपल्सन थोड़ा, क्योंकि ये एक्सिस पे लेटा हुआ था। तो यहां तक हम लोगों ने ये डिस्कस कर ली थी। फिर हम लोगों ने ये देखा था इसके अंदर पेयरिंग कितनी होती है। यहां से यहां तक अगर लेते हैं तो इनकी जो स्प्लिट की जो वैल्यू होती है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू जो होती है वो 10 DQ होती है। मतलब कि अगर ये हमारा जीरो लाइन है, यानी कि बीच से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए सर ये वाला +6 होगा और नीचे वाला हमारा -4 होता है। भाई 10 DQ है ना, 10 DQ में से ऊपर वाला 6 DQ हो गया और नीचे वाला जो हमारा हो गया बच्चों, और वो हमारा 4 DQ हो गया। आइए हम लोग पीपीटी में आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी चीज पे आज फिर से कंसंट्रेट करेंगे। थोड़ा आज अच्छे तरीके से ध्यान देना सब लोग। तो हम लोग यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थियरी में हम लोग का टॉपिक चल रहा है, वो प्रोसीडिंग में हमारा है, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, एक बार थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि सर इसके अंदर ईजी जो जो छोटा वाला ऊपर की तरफ है और T2G होता है वो नीचे की तरफ होता है। यही जब टेट्राहेड्रल का जब आगे की तरफ पढ़ोगे ना, T2G होता है वो ऊपर चला जाता है और ईजी जो होता है वो नीचे चला जाता है। लेकिन फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे, जस्ट इतना याद ध्यान रखना है कि जो ऑक्टाहेड्रल का उल्टा कर देंगे तो हमारा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से सिर्फ ऑक्टाहेड्रल को अच्छे तरीके से पढ़ना हो जाएगा, तो दूसरे को आप उल्टा कर दोगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम लोग बेसिकली बच्चों ये देख लिए थे कि कैसे हम लोग को फिलअप करना है। यानी कि हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल में देखा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो आपको मैं बताया था कि वो हुंड्स रूल को फॉलो नहीं करेगा। हुंड्स रूल को फॉलो नहीं करेगा तो इसमें सबसे पहले ही अपने फील्ड लिगेंड था, तो वीक फील्ड लिगेंड में हम लोग ये देखे थे कि सर वीक है कि सर सबसे पहले ये बेचारा गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी क्या करता है कि सबको एक एक तो मिठाई बांट देता है। जब मिठाई सबको एक एक बांट देता है, बचता है तो फिर ये फिर से बांटता है, फिर उसके बाद ईजी में भी बांट देता है। तो ये सारी चीज हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर ली थी कि T2G और ईजी में कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसके ऊपर हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक इसके स्ट्रक्चर यानी कि न्यूमेरिकल के 2-3 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर था। आज की जो हमारी क्लास है, अब एग्जाम में बेसिकली आगे की तरफ न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पे भी पहले आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे ये पुराना जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था बच्चों, इसको अगर आप लोग ध्यान देखोगे तो आप लोगों ने यही पढ़ा था कि सर ये जो ईजी होता है ऊपर की तरफ और नीचे T2G हमारा, यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू होती है सर पूरा जो होता है वो 10 DQ होता है। कितना होता है बच्चों? सर टोटल हमारा जो होता है सर 10 DQ होता है। लेकिन यही अगर बात करते हैं कि अगर हमारा ये स्प्लिटिंग जीरो यानी कि स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की जो हमारी जीरो लाइन है, इसके ऊपर अगर देखते हैं तो सर ऊपर वाला जो हमारा बेसिकली एनर्जी इसका हाई होता है, तो इसका हम बोलते हैं सर 6 DQ होता है।
+6 DQ होता है, लेकिन ये डिक्रीजिंग एनर्जी होती है तो ये हमारा जो होता है -4 DQ होता है। तो जाहिर सी बात है दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 DQ आएगा ना। तो एक तरह से ये कह सकते हैं यहां से लेके यहां तक की जो हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो 10 DQ के बराबर होती है। यानी कि यहां तक ऊपर वाली जो होती है EG के साथ जो होती है वो +6 DQ होती है, और जो बेसिकली T2G के साथ होती है वो -4 DQ होता है बच्चों। यानी कि आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि सर स्प्लिटिंग बराबर क्या होता है, 10 DQ होता है। यानी कि जब DQ में जब भी वैल्यू लिखोगे, यानी कि आप दो तरीके से वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों। यानी कि जब DQ में लिखोगे तो +6 DQ रहेगा और -6 DQ रहेगा। ठीक है, अगर आप ये कहना चाहोगे कि सर अगर हम बेसिकली ये बात करते हैं कि सर अगर हम यहाँ पे अगर हम इसके स्प्लिटिंग की फॉर्म में दिखाना चाहें, यानी कि हम स्प्लिटिंग के फॉर्म, जैसे अभी मैंने बोला कि ऊपर EG को बेसिकली बोलते हैं 6 DQ बोलते हैं, ठीक है, और T2G को बोलते हैं सर हमारा -4 DQ होता है। ठीक है, इसी तरीके से बोल देंगे कि EG को स्प्लिटिंग वाला भी तो दिखा सकते हैं, यानी कि EG को लिख सकते हैं बेसिकली जैसे DQ हमने लिखा, DQ जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 6 DQ और उसके बाद हम लोगों ने 4 DQ। अगर स्प्लिटिंग में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, यानी कि हमारे पास जो 6 है और 4 है, अगर सर हम यहाँ पे DQ की जगह स्प्लिटिंग लिख देते हैं, स्प्लिटिंग लिख देते हैं, तो सर ये हमारा क्या हो जाएगी 0.6 स्प्लिटिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाता है 0.4 स्प्लिटिंग हो जाता है। ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। यानी कि मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे बच्चों कि सर यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी या तो +6 DQ लिख सकते हैं या यहाँ पे +0.6 स्प्लिटिंग लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों बराबर होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा कि स्प्लिटिंग बराबर क्या होता है 10 DQ होता है, तो 10 के बराबर होता है। यानी कि हमेशा ये प्लस में रहेंगे, और ये जो रहेगा हमेशा, अगर यही DQ के बारे में अगर बात करते हैं, अगर DQ निकालना चाहो तो ये यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा ना, तो 6 डिवाइडेड बाई 10 अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 0.6 हो जाता है ना। तो यही हमारा बता रहा है कि इसको हम 0.6 भी लिख सकते हैं, 0.6 स्प्लिटिंग। यहां तक सबको समझ में आए कि हम बेसिकली इसको दो वैल्यू इसमें पॉइंट में लिखेंगे। अगर हम 0.6 लिखेंगे तो हम यहाँ पे स्प्लिटिंग लगाएंगे, अगर यहाँ पे +6 लगाएंगे तो DQ लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, DQ लगाएंगे। यही अगर T2G के बारे में बात किया जाए, अगर स्प्लिटिंग के फॉर्म में लिखेंगे तो -0.4 स्प्लिटिंग हो जाएगा। अगर इसी को हम आएंगे तो आपको बेसिकली क्या करना होगा, ये -4 DQ हो जाएगा। तो ये पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझे, यानी कि एग्जामिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, जाएगा या 0.6 स्प्लिटिंग दिया जाएगा, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया, टाइप इन चैट बॉक्स। सब लोग टाइप करो, समझ में आया। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर न्यूमेरिकल में दिया रहेगा तो उसी में, जैसे अगर न्यूमेरिकल में दिया रहेगा 6 DQ रहेगा तो +6 लगा कर DQ लिख देना। अगर न्यूमेरिकल में स्प्लिटिंग में निकालने के लिए बोलेगा तो आप स्प्लिटिंग को कितना दिखाओगे, 0.6 से गुणा करोगे, 0.6 स्प्लिटिंग हो जाएगा, तो दोनों बराबर होता है। ठीक है, आगे की तरफ यहाँ पे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, तो मैंने यही चीज हमने आपको यही बताया बच्चों कि जो बेसिकली होता है कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग बराबर क्या होता है 10 DQ होता है। तो यानी कि जो ऊपर का जो होता है, यहां से देखा जाए तो ऊपर की तरफ जो होता है हमारा EG होता है, और नीचे की तरफ जो हमारा होता है T2G होता है। तो इसको हम या तो +6 DQ में लिखें, पॉइंट में नहीं लिखेंगे तो +6 DQ होगा। अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो ये पॉइंट स्प्लिटिंग हो जाएगा, 0.6 स्प्लिटिंग हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे -4 DQ हो जाएगा। DQ के फॉर्म में लिखेंगे तो सीधा सीधा वैल्यू लिख देंगे, कोई पॉइंट नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे हम पॉइंट में लिखते हैं 0.4 -0.4 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग की वैल्यू हो जाएगी। यहां तक सबको क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बच्चों ये बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड DQ। यहीं से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए बोला जाता है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन निकालने से पहले हम पेयरिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, जो एग्जाम में पूछे गए उसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है स्प्लिटिंग निकालने में, और इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद लगातार इससे क्वेश्चन पूछी है, तो आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान देना। मतलब फैक्टर अफेक्टिंग कितना 10 DQ या स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल।
अब ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इसको आसान भाषा में पहले आपको हम हिंदी में समझा देते हैं कि ये बताना क्या चाहता है बच्चों। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो सबसे पहला हमें पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट ये लिखा है, डिफरेंट चार्ज ऑन कैटायन ऑफ सेम मेटल। डिफरेंट चार्ज ऑन कैटायन ऑफ सेम मेटल, यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल ये ध्यान देना कि देखो, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा हम पेज ओपन कर लें। देखो, तो डिफरेंट चार्ज ऑन कैटायन ऑफ सेम मेटल, तो ये देखो हमने क्या लिया, अगर इस एग्जाम्पल नंबर 1 को उठाए बच्चों, तो ये क्या लिखा है, Fe लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, पानी लिखा हुआ है। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो +2 चार्ज है। बिल्कुल ठीक है, फिर हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। अभी दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं, ये है Fe, फिर इसमें हमारा क्या वाटर मॉलिक्यूल है, और इसके ऊपर जो चार्ज है बच्चों वो +3 चार्ज है। यानी कि सर स्ट्रक्चर हुआ तो दोनों का सेम है, चार्ज सिर्फ अलग अलग है। ठीक है, चार्ज सिर्फ अलग अलग है, यहाँ पे +2 चार्ज है, इस पे -3 चार्ज है। अब एग्जाम में क्या कर देगा, यही स्ट्रक्चर लिख देगा, ये स्ट्रक्चर लिख देगा। ठीक है, यही दोनों स्ट्रक्चर लिख देंगे। ठीक है, और स्ट्रक्चर लिखने के बाद वो क्वेश्चन ये पूछेगा, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछ देगा बच्चों कि ये बताओ कि किसके पास हायर एनर्जी होगी, किसके पास लोअर एनर्जी होगी। यानी कि ये दे दे, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी करके दे देगा, और यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ये वैल्यू दे दी जाएगी, और आपको पूछा जाएगा कि ये 10,000 वैल्यू किसकी है और ये 13,000 वैल्यू किसकी है। तो आप इसको कैसे पहचानोगे, इसी के बारे में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके सारा चीज अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कि देखो, सबसे पहले ये बता रहा है कि सर अगर चार्ज अलग रहेगा, यानी कि जया का स्ट्रक्चर दोनों सेम है, ठीक है, या शालिनी तुम मान लो तुम ही हो, कोई भी है, तुम ही लोग हो, और ये कोमल मान लो तुम ही लोग हो, मतलब दोनों ये लोग सेम है, हम शकल हैं, लेकिन इनके ऊपर जो चार्ज लगा है, जया के ऊपर पहला चार्ज लगा है वो +2, और हमारा इस पे लगा है वो +3 चार्ज। तो अब ये बोला जाएगा कि जो सात रोटी खाने वाली लड़की है वो +2 वाली लड़की है, लड़की तो बिल्कुल सेम है भाई, जाहिर सी बात है कि एक +2 चार्ज लगा है, एक +3 लगा है। तो ये पहचानने के लिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए एक को 7 रोटी दे दिया जाएगा, एक 8 रोटी दे दिया जाएगा, अब बोला जाएगा कि बच्चों 7 रोटी कौन खाएगा, +2 वाली जया खाएगी कि +3 वाली जया खाएगी। तो इसी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो बेसिकली बच्चों यहाँ पे चार्ज भले अलग रहेगा, लेकिन जो हमारा मेटल का कॉम्प्लेक्स जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो इसमें पूछ देगा कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी। यानी कि देखो, हमें यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे बच्चों ध्यान से समझना, एकदम आसान भाषा में, एकदम लोकल एग्जाम्पल के तहत लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर सेम ट्रांजिशन हमारे पास रहता है, यानी कि बेसिकली आयरन को मान लेते हैं जया, ये भी जया है, इससे पानी लगा देते हैं, इससे भी पानी लगा देते हैं, बस चार्ज ऊपर अलग है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे आयरन तो दोनों में सेम है, बेसिकली जया सेम है, शालिनी सेम है, कोमल सेम है, ठीक है, नीलम सेम है, लेकिन इनका जो चार्ज होता है ना बच्चों, वो चार्ज बिल्कुल अलग है। एक के पास +2 चार्ज है और एक के पास +3 चार्ज है, मतलब जया के पास एक +2 चार्ज है, एक जया के पास, मतलब दोनों एक ही है, शकल सूरत सब कुछ एक ही है, लेकिन ऊपर टोपी लगा दो, एक लाल एक नीला, तो मतलब लाल वाले मतलब एक पे चार्ज ज्यादा, एक +2 चार्ज है, एक पे +3 चार्ज है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो अलग अलग है। तो जो कटायन हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसके पास हाई चार्ज है उसके पास ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, आई एम राइट। और जिसके पास बेसिकली ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर अगर ये रहेगा, मान लो इसके ऊपर क्या है +3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसके पास ज्यादा है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो इसकी स्प्लिटिंग भी तो ज्यादा होगी ना, इन कंपेयर टू लोअर। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि अगर जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी ज्यादा होगा। हमने क्या पढ़ा बच्चों कि जिसके पास मतलब कि चार्ज ज्यादा होगा उसके पास ऑक्सीडेशन नंबर भी ज्यादा होगा, और उसके पास चार्ज भी ज्यादा होगा, और उसकी स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। यानी कि हम देख के नहीं पहचानेंगे कि सेम एकदम स्ट्रक्चर है, सेम लड़की है, लेकिन उसके पास जो चार्ज है वो अलग है। तो ये कहोगे कि जिसके पास ज्यादा चार्ज, देखो यहाँ पे +3 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज, तो ज्यादा चार्ज किसका हुआ, +3 का।
तो जो +3 वाली जया है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ज्यादा होगा और स्प्लिटिंग जो होगी वो ज्यादा होगा इस छोटे वाले से। तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, एक बार पढ़ोगे तो द कटायन फ्रॉम एटम ऑफ द सेम ट्रांजिशन सीरीज, अगर सेम स्ट्रक्चर है और अगर उसके ऊपर चार्ज जो होता है अलग अलग है, तो हम ये बात करेंगे कि जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी। इसीलिए अगर इसको हम किससे कंपेयर करें, अगर लोअर से कंपेयर कर रहे तो क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो हाई चार्ज को पोलराइज कर देता है मोर इफेक्टिवली और लिगेंड को अपने पास लेके आता है और अच्छे तरीके से बॉन्ड बना देता है। इसी तरीके से आप ये कहोगे कि सर जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा उसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा। तो आई होप ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा +2 और +3 में किसका चार्ज ज्यादा होगा, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो बता दोगे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर अगर चार्ज इसके पास ज्यादा है, अगर स्प्लिटिंग इसकी ज्यादा है, तो आप ये कहोगे कि 8 रोटी और 7 रोटी, तो 8 रोटी वाली लड़की कौन, 8 रोटी कौन खाएगा, तो ये +3 वाली लड़की खाएगी। आई होप सबको समझ में आया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इस पे हम आपको न्यूमेरिकल करा देते हैं एक दो ठो। टाइप इन चैट बॉक्स, सबको समझ में है? हाँ, एक बार देख लो उसके बाद बताना क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि हमने देखो यहाँ पे लिया आयरन, बिल्कुल दोनों सेम स्ट्रक्चर है, दोनों सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन इन पे देखो चार्ज इसके पे ऊपर +2 है, एक नीचे वाले पे +3 है। तो आपसे कोई पूछ देगा कि सर जिसके पास चार्ज ज्यादा होता है, चार्ज जिसके पास ज्यादा होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो ज्यादा होती है। यानी कि अगर आपसे ये बोल दूंगा कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो दो चीज समझना, डायरेक्टली इनवर्सली में बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। अगर कोई टीचर बोलता है कि चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये बता रहा है कि चार्ज अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। इसको बच्चे बोलते हैं डायरेक्टली, जो सामने सामने होता है उसको डायरेक्टली बोला जाता है। अगर कोई आपसे बोल देता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बच्चों अगर कोई भी टीचर अगर बोलता है कि ए जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इनवर्सली मतलब क्या होता है कि 1/b। मान लो चार्ज यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूं। ये इनवर्सली अगर कोई भी चीज टीचर बोलता है ना, तो ये ध्यान देना कि अगर ए बढ़ेगा तो बी घटेगा। तो यहाँ पे हम ये तो लिख सकते हैं ना कि सर हमारा जो ऑक्सीडेशन चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन ये चार्ज बढ़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये सिंबल एकदम सामने सामने कि सर जो चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो यानी कि यहां से आप ये टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा कि सर अगर सेम स्ट्रक्चर अगर हमारे पास रहता है, बच्चों देखो अगर किसी में प्लस किसी में माइनस रहेगा तो आपको भी पता है कि अगर कोई कंपाउंड ऐसा हुआ सेम स्ट्रक्चर है, ऊपर वाले में माइनस लगा दिया नीचे वाले में प्लस, तो भैया प्लस वाला तो ज्यादा होता है ना, यही तो पढ़ते हो कि प्लस वाला ज्यादा होता है, माइनस वाला तो सब्सट्रैक्शन होता है। या इससे ही क्लियर हो गया, देख के ही पहचान में आ जाता है। एक तो वो तो एकदम आसान है, एकदम बच्चों वाला खेल हो जाता है वो। फिर तो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है बच्चों, यहाँ पे इसकी चार्ज ज्यादा है, तो आप ये कहोगे कि सर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। यानी कि ये कह सकते हो कि चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा, तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप ये कह सकते हो कि जो सबसे 8 रोटी वाला ये है, मतलब ये 13,000 है और ये 10,000 है, ये 7 रोटी वाला। तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने क्या देखा, 8 रोटी वाली जो जया लड़की थी वो +3 वाली थी, ये खाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में, यहाँ पे देखो बिल्कुल सब स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पे +2 स्ट्रक्चर है, यहाँ पे +3 स्ट्रक्चर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज्यादा होगा, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा। तो चार्ज अगर इसके ऊपर ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, तो एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी, एनर्जी मतलब रोटी खाएगी तो एनर्जी आएगी ना। तो इसके पास 18,000 है, इसके पास 9,000 है। तो यार इसको तो देख के तुरंत मान लोगे 18,000 वाला इसके पास जाएगा जिसके पास प्लस चार्ज ज्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, MnH2O है और हमारा मैंगनीज का H2O, यहाँ पे देखो +3 चार्ज, यहाँ पे +2 चार्ज है। तो यहाँ पे देख के आपको अगर मैच द कॉलम भी आ गया आपको, तो आप नहीं बता लोगे कि जिसके पास चार्ज है उसके पास एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा और उसके पास ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। तो यानी कि आप फुली कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ये पढ़ा कि अगर जिसके पास +2 चार्ज है और उसी में +3 चार्ज है, तो आप ये कहोगे कि अगर चार्ज के बारे में बात करते हैं तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर भी ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी ज्यादा, और उसकी एनर्जी यानी कि रोटी खाने की कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। यहां से क्लियर हुआ? यानी कि आपको एग्जाम में 2 नंबर दे दिया जाएगा, मान लो एक 7,000 दे दिया जाएगा और एक हमें 8,000 दे दिया जाएगा। अब बोला जाएगा कि 7,000 रोटी कौन खाएगा, 8,000 रोटी कौन खाएगा, तो आप तुरंत बताओगे 7,000 रोटी ये कम वाला खाएगा और 8,000 वाला रोटी ये खाएगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? तो आप लोगों ने ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या चीज पढ़ा कि सर हम लोगों ने ये देखा कि चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। आई थिंक सबको पहला फैक्टर सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। सबको समझ में आया बच्चों? अब देखो बेसिकली अभी कराएंगे, अभी वेट कर लो, अभी तुरंत कराएंगे इस पे क्वेश्चन, तुरंत कराएंगे क्वेश्चन। जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन कराया उसी तरीके से पूछा जाएगा। सेम स्ट्रक्चर दे देगा, सेम लड़की दे देगी और वैल्यू दे देगा अलग अलग। जैसे हमने क्या दे दिया, ये देखो Ca, यहाँ पे पानी दे देगा, पिछला वाला बता रहे, अभी इसको नहीं बता रहे। और यहाँ पे दे दिया +2 चार्ज, और यहाँ पे दे दिया क्या Ca, यहाँ पे दे दिया H2 चार्ज दे दिया, और यहाँ पे +3 दे दिया। अब इसमें पूछ देगा ना, अब इसमें पूछ देगा कि किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। टिक द मतलब किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी ए के बी के पास। तो आपको भी पता है कि +3 के पास ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, तो इसकी स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी, यानी कि इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी ज्यादा होगा, तो इसका ज्यादा होगा। ये 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी हम आपको कराएंगे। अब देखो बच्चों, अब दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं इसके अंदर। सेकेंड फैक्टर हमारे पास क्या होता है? सेकंड फैक्टर के बारे में अगर बात करते हैं, अब क्या होगा, लड़की अलग अलग होगी। अब एक नीलम हो गई और एक जया हो गई। यानी कि अब हमें क्या कर दिया, अब यहाँ पे देखो CO H2O और हमारा ऊपर लगा दिया क्या, +2 चार्ज। तो मतलब CO हमारी क्या है, जया, और हमारा Ni जो हमारा है वो हमारी है नीलम, H2O। लेकिन यहाँ पे अब देखो चार्ज बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी +2 चार्ज है, यहाँ पे भी +2 चार्ज है बच्चों। अब आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि ये बताओ कौन बड़ा है, बाहुबली कौन है, मतलब रोटी खाने की कैपेसिटी किसके पास ज्यादा होगा। ध्यान से समझना आप लोग कि अब क्या किया है बच्चों कि हमारा स्ट्रक्चर सेम नहीं है, लड़की सेम नहीं, अब लड़कियां दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उनके ऊपर जो टोपिया लगी है, चार्ज जो लगा है, वो चार्ज जवाब बिल्कुल सेम है। मतलब +2 चार्ज इनके पास भी है, +2 चार्ज इनके पास भी है। अब यहाँ पे चेंज है, मतलब कि यहाँ पे जया है, यहाँ पे नीलम है। तो सर इसमें एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो यहाँ पे आप ये बताओगे कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखा जाता है कि डी इलेक्ट्रॉन किसका बड़ा होता है। यानी कि आपको भी पता है, अगर सिंपल लेते हैं तो ये कोबाल्ट जो होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका जो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों वो 27 होता है, 27 होता है। और निकिल जो होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, ठीक है, निकिल बेसिकली अगर एक सिंपल बात करते हैं, ये Ni नहीं लेते हैं, मतलब कोई छोटा लेते हैं, मतलब कि छोटा कहने का मतलब एकदम सिंपल कैसा समझाएं तो मैं क्या, हाँ मान लो 28, इसी को ले लेते हैं। अगर आपको अगर एटॉमिक नंबर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास 28 है बच्चों। मतलब इंक्रीज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल आयन, डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी। यानी कि इसमें क्या होता है बच्चों कि देखो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट का वो 27 होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 28 होता है। तो यहाँ पे अब जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछ देगा कि सर यहाँ लड़की दूसरी दूसरी हैं, तो इस केस में क्या करोगे कि जिसके पास ज्यादा एटॉमिक एनर्जी होता है, जिसके पास ज्यादा एनर्जी, मतलब कि एक बात की जाए वेट के बारे में, मतलब नीलम का जो वेट है वो 70 kg है, सबसे भारी लड़की है। और जो जया है बेसिकली वो बेसिकली 60 kg की लड़की है, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर कम है। भाई इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, उसके वेट के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि ये हमने बोला कि जो जया है उसका 60 kg वजन है और नीलम का 70 kg वाला वजन है। तो यहाँ पे कहोगे सर रोटियां सबसे ज्यादा कौन खाएगा, किसकी चार्ज ज्यादा होगा, तो आप यही कहोगे कि सर जिसका वेट ज्यादा है वो रोटी कम खाएगा। यहाँ तो उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। तो मतलब जो नीलम है वो रोटी खाएंगी सिर्फ 8,000, मतलब कि 8 रोटी खाएंगी, और जो जया का वजन कम है वो 9 रोटी खाएंगी।
वैसे पतले लोग खाते ज्यादा है, शरीर में लगता नहीं है। तो जस्ट हम इमेजिन कर सकते हो कि सर जो सबसे ज्यादा भारी होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और सब जो सबसे हल्का होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। यानी कि जो ये जया है 60 kg वाली लड़की, वो बेसिकली ये जो लड़की है वो ज्यादा रोटी खाएगी। ठीक है, ये जो लड़की है बेसिकली वो ज्यादा रोटी खाएगी। यहाँ पे ये 8 रोटी खाएगी, यानी कि आप ये कह सकते हो कि निकल का जो 20 एटॉमिक नंबर था, तो इसके पास एनर्जी जो बेसिकली उल्टा हो गया क्या, एक बार को रिवर्स करते हैं। ये एटॉमिक नंबर 27 है, ये 28 है। सही तो मैंने बताया, जो लड़की हल्की होगी वो ज्यादा रोटी खाएगी, और जो लड़की भारी होगी वो कम रोटी खाएगी। एकदम बिल्कुल सही बताया हमने। सबको समझ में आया यहाँ तक? सेकंड वाला भी सबको समझ में आया? सेकंड वाला सबको समझ में आया बच्चों? तो सेकंड वाला बेसिकली, सेकंड आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वांटम नंबर के बेसिस पे बारे में बात करते हैं बच्चों। यानी कि सर ये हमारा अगर बेसिकली एक हमारा में आप देखोगे कोबाल्ट है, वो 3D एलिमेंट है, मतलब थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। आर्थ जो हमारा बेसिकली 4D का एलिमेंट है, अगर हमारा एक 5D का एलिमेंट है। अब आपसे पूछा जाएगा कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो भाई आप देखो डी ब्लॉक में सबसे बड़ा कौन सा है, 5D है, तो 5D वाले के पास एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। यानी कि यहाँ पे तो देखना भी नहीं है कि अगर एटॉमिक नंबर जिसका बढ़ता जाएगा, यानी कि यही कहोगे जो भारी सबसे ज्यादा होगा। इसमें अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट के सीरीज से देखा जा रहा है, कोबाल्ट हो गया, RH हो गया, यानी कि ये 4D सीरीज के एलिमेंट है। यानी कि अगर ये क्वांटम नंबर के बेसिस पे अगर ये डी ब्लॉक एलिमेंट के सीरीज से देखा जाए, मतलब इसके पिछले देखा जाएगा तो वो जो भी एलिमेंट थे वो डी ब्लॉक के एलिमेंट थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सीधा ब्लॉक ब्लॉक का अंतर कर दिया। तो अब इसमें पूछा जाएगा कि अगर ब्लॉक ब्लॉक का अंतर है, यानी कि एक 3D का है, एक 4D का है, और एक 5D सीरीज का एलिमेंट है, तो इसमें खाने की कैपेसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? तो जो सबसे बड़ा वाला उसकी होगा, जिसके पास सबसे बड़ा घर होगा उसके खाने की कैपेसिटी ज्यादा होगी बच्चों। यानी कि जो सर 5D होगा, यानी कि जिसका क्वांटम नंबर बढ़ेगा उसकी स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी। यानी कि इसका जो क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, यानी कि घर इसकी बढ़ रहा है, 5D में है, ये 4D और 3D में है, तो छोटे छोटे, तो 5D वाले के पास खाने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो इसीलिए आप कहोगे कि ये 9,000 खाएंगे, तो ये 8,000 खाएंगे, तो ये 7,000 खाएंगे। तो इस तरीके से आपको कंपेयर बेसिकली आपको करना है, ठीक है। तो ये यहां तक आप लोगों ने इस टॉपिक को बेसिकली पढ़ा है, और इसके ऊपर हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप लोग करके बेसिकली हमें देना। उसके बाद हम आपको कल जो होगा वो अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को हम कराएंगे, ठीक है। आज यहाँ तक रोक दें, थोड़ा ही समझते हैं और सॉलिड समझते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल देंगे आपको 8 बजे के करीब। अब आपको इसमें बताना होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, यही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मैम की क्लास की टाइमिंग हो गई, सो दैट आई हैव टू